स्वागत है आप सबका इस कहानी के सीज़न 2 में। सीज़न 1 में हमने देखा था कि ई सिंह और छोयन ने शादी कर लिया है। अस्टेल यहाँ पर वो ये नहीं पहचानता है जिस लड़की ने उससे पैसे ऐंठे थे और उसकी बीवी छोयन दोनों एक ही है। तो यहाँ पर पिछले पार्ट में यानी सीज़न 1 के एंड में कुछ गुंडे यहाँ पर छोयन को परेशान कर रहे थे, जो कि जिजी और उसकी फैमिली ने भेजे थे। तो ई सिंह उसे सेव करता है, उसे प्रोटेक्ट करते हुए वहाँ से लेकर के जाता है। अस्टेल से ये बात पता नहीं था। घर जाने पर छोयन यहाँ पर ई सिंह के लिए फर्स्ट एड लेकर के आती है और यहाँ पर कहती है, लाओ मैं तुम्हारे हाथ में फर्स्ट एड कर देती हूँ। यहाँ पर जब उसके हाथों पर दवा अप्लाई कर रही थी तब ई सिंह सोचता है अगर इसके फेस पर दाग नहीं होता तो ये कुछ ज़्यादा ही क्यूट लगती। फिर वो सोचता है मुझे हो क्या गया है, मैं ऐसे ख्याल कैसे ला सकता हूँ अपने मन में। मैंने तो सिर्फ ग्रैंडफादर के फोर्स करने की वजह से ही छोयन से शादी किया था ना। छोयन के वहाँ से जाते ही उसे ग्रैंडफादर का कॉल आता है। वो उसे फोर्स कर रहे थे कि वह जल्द से जल्द छोयन को लेकर के बेबी कंसीव करवाए, लेकिन ई सिंह इस चीज़ के लिए तैयार नहीं था। ग्रैंडफादर का मानना था कि ई सिंह छोयन के साथ अच्छा बिहेवियर नहीं कर रहा है। वो जानते थे कि छोयन कितनी खूबसूरत है और उसका बिहेवियर भी कितना अच्छा है। वो चाहते थे कि छोयन के फेस का दाग जल्द से जल्द ठीक हो जाए ताकि ई सिंह उसकी तरफ देख सके। दूसरे सीन में लिली ई सिंह के साथ लंच कर रही होती है। वो उसे जानबूझ करके यहाँ बुलाते रहती थी मिलने के लिए। वो उससे शादी के लिए पूछ रही होती है। ई सिंह उसे कहता है तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने जो चीज़ तुमसे वादा किया है उसे निभा करके रहूँगा और मैं यहाँ पर तुमसे शादी ज़रूर करूँगा। वो झूठ बोल देती है कि असल में वो प्रेग्नेंट है। वो कहती है उसे कि अगर वो चाहे तो इस बेबी को अबॉर्ट भी करा सकती है। ई सिंह सोचता है कि नहीं, वो लिली के साथ गलत क्यों करेगा, एबॉर्शन करने से उसकी बॉडी पर भी तो असर पड़ेगा। वो फ़िलहाल उसे बेबी रखने के लिए कहता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि लिली उसे झूठ बोल रही है। ई सिंह ने अभी नहीं बताया था कि उसने किसी से शादी कर ली है। वो बस लिली से शादी को टाल रहा था। लिली इतनी विशियस थी कि उसने यहाँ पर एक फ़ोटोग्राफ़र को हायर किया हुआ था जो कि ई सिंह और उसके फ़ोटोज़ को क्लिक कर लेता है और वो उन्हें वायरल करवा देती है ताकि उसे ये लगे कि असल में वो दोनों काफ़ी ज़्यादा क्लोज हैं। छोयन भी उससे दूर रहेगी और जो भी लड़कियाँ ई सिंह के लाइफ में आसपास हैं वो भी उससे दूर रहेंगी। लेकिन ये सबसे पहले न्यूज़ जो है ग्रैंडफादर के पास पहुँच जाती है। ग्रैंडफादर ई सिंह पे बहुत ज़्यादा ही गुस्सा करने लगते हैं और बोलने लगते हैं कि वो ऐसा कैसे कर सकता है, उसकी बीवी है छोयन और दूसरी लड़कियों के साथ अफेयर कैसे रख सकता है। ई सिंह यहाँ पे ग्रैंडफादर को नहीं समझा पाता है कि आखिरकार उसका लिली से क्या रिलेशन है। ग्रैंडफादर उससे कहते हैं तुम्हें छोयन की खूबसूरती के बारे में अभी नहीं पता है, जब तुम्हें उसकी अच्छाई का पता चलेगा तो तुम बहुत पछताओगे। साथ ही में बातों बातों में उसे ये भी पता चलता है कि छोयन तो बस अभी अपने 20s में है। ई सिंह और छोयन के बीच लगभग 10 साल का गैप है। छोयन को बुला करके इस बात का जवाब पूछता है। छोयन उसे अपनी एज की सच्चाई बता देती है। ई सिंह यहाँ पर छोयन पर गुस्सा करने लगता है कि उसने ये बात पहले क्यों नहीं बताया। छोयन कहती है तुमने पूछा भी तो नहीं, तो इसमें बताने वाली कौन सी बात है। इधर दूसरी तरफ ये न्यूज़ जीजी और उसके पेरेंट के पास भी पहुंच जाती है, जहां पर कि वो लोग सोच रहे थे कि छोयन किसी काम की नहीं निकली, हमने बेकार में ही दूसरी लड़की को अडॉप्ट कर लिया। वो लोग कहते हैं कि हमें यहाँ पर जीजी को वापस से ई सिंह की तरफ पुश करना चाहिए ताकि वो उसे छोड़ करके उससे शादी कर सके, क्योंकि कुछ हुआ थोड़ी ही, छोयन तो जिंदा ही है ई सिंह से शादी करके। उसकी जो एडॉप्टिव मदर थी वो छोयन के पास पहुंच जाती है। जीजी ऊपर कमरे में चली जाती है जब छोयन माँ से बात कर रही थी। उसकी मॉम यहाँ पर पूछ रही होती है कि उसके और ई सिंह के रिश्ते कैसे हैं। छोयन उसे बता देती है कि वो उसके साथ अब तक नाइट स्पेंड नहीं की है। उसकी माँ यहाँ पर उसे लव पोशन देते हुए कहती है, लो इसे ई सिंह को पिला देना तो वो तुम्हारे साथ रोमांस किए बिना नहीं रह पाएगा। वो चाहती है कि जल्द से जल्द छोयन ई सिंह के बेबी को लेकर के कंसीव करे। अब छोयन ऐसा नहीं करना चाहती थी, उसके हिसाब से उसने रिसेंटली एक बेबी को लॉस्ट किया था। वहीं दूसरी तरफ जीजी उस कमरे में थी तो वो ई सिंह को इमेजिन कर रही होती है। तभी उसकी नज़र यहाँ पर पड़ती है वहाँ रखे कुछ ज्वेलरीज पर, जिनमें उसे एक ब्रेसलेट काफ़ी पसंद आता है और वो छोयन से छुपा करके उसे पहन लेती है। इस बात का ना तो छोयन को पता था और ना ही जीजी की माँ का। उसकी माँ जीजी को नीचे बुलाती है और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। ई सिंह को पता नहीं था कि छोयन की फैमिली उससे मिलने के लिए यहाँ आई हुई थी।
तभी वहाँ पर छोयन का वो कॉलेज वाला सीनियर उसे कॉल करता है। फॉरेंसिक में होने की वजह से मरे हुए लोगों का कभी पोस्टमार्टम करना या फिर कभी उन्हें लास्ट रिचुअल से पहले रेडी करने का काम यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब में छोयन को मिला करता था। तो इसी वजह से वो सीनियर यहाँ पर छोयन को कॉल करके बुला लेता है। इधर छोयन नोटिस करती है कि वो दवा लगा करके फाइनली उसके फेस का जो मार्क है वो ठीक होते जा रहा है। कुछ दिन और लगेंगे और पूरी तरीके से उसका दाग जो है ठीक हो जाएगा। इधर उसे ग्रैंडफादर का कॉल आता है। ग्रैंडफादर उसे अपने साथ शॉपिंग करने के लिए लेके जाना चाहते थे। उन्हें पता था कि इसे यहाँ पर छोयन को ना तो शॉपिंग कराने लेके जाता है और ना ही कुछ भी। वैसे तो छोयन मना कर रही थी, लेकिन ग्रैंडफादर का कहना था कि रात में पार्टी है और तुम्हें अच्छे कपड़े पहनने चाहिए। वो छोयन को एक बड़े मॉल में ले करके जाते हैं, जहाँ पर कि उसके लिए काफ़ी सारे ड्रेसेस खरीदते हैं, जिनमें से कि 1-2 पार्टी के लिए भी थे और कुछ यहाँ पर छोयन जो है अपने कॉलेज टाइम में पहन करके भी जा सकती है। छोयन को ये ड्रेसेस काफ़ी पसंद आते हैं। ग्रैंडफादर छोयन के लिए सारे ड्रेसेस बाय कर देते हैं। अभी जो हेल्पर थी वो बिलिंग वगैरह कर ही रही थी कि तभी वहाँ पे जो है लिली अपनी चमचियों को लेकर के आ जाती है। छोयन उस समय अपने पुराने ड्रेस चेंज करने के लिए गई हुई थी और लिली को पता नहीं था कि ये इसिंग के ग्रैंडफादर है। वो तो अपनी बदमाश दोस्तों के सामने शो ऑफ कर रही थी कि असल में इसिंग उसका बॉयफ्रेंड है और वो उसे बहुत पैसे देता है शॉपिंग करने के लिए। जब ग्रैंडफादर ये सुनते हैं तो समझ जाते हैं कि लिली वही लड़की है जिसका कि इसिंग के साथ अफेयर चल रहा है और वह चीज़ को लेकर बहुत ही गुस्सा करने लगते हैं और लिली को डांटने लगते हैं कि तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं आती है, एक शादीशुदा इंसान का तुम घर पर बात कर रही हो। लिली यहाँ पर उसे एक नॉर्मल बूढ़ा इंसान समझ करके बहुत ही खरी खोटी सुनाने लगती है। तभी वहाँ पर छोयन बीच में आ जाती है और लिली को डांट लगाने लगती है। अब लिली को ये लगने लगता है कि छोयन का आखिरकार इससे क्या रिलेशन है। वो तुरंत ही यहाँ पर इसिंग को कॉल करती है और बुलाती है कि देखो यहाँ पर कुछ लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। अब इसिंग यहाँ पर ग्रेटिट्यूड पूरा करने के लिए उस प्लेस पर पहुँचता है, लेकिन देख के चौंक जाता है कि लिली का जिस इंसान से लड़ाई हो रहा है वो उसके ग्रैंडफादर ही हैं। ग्रैंडफादर यहाँ पर इसिंग को डांट लगाने लगते हैं कि तुम्हारी इतनी अच्छी बीवी है, उसे छोड़ करके तुम बाहर मुंह मार रहे हो। छोयन ग्रैंडफादर को कुछ भी नहीं समझाती है। यहाँ पर लिली इसिंग के आते ही इनोसेंट बन करके पेट दर्द होने का बहाना करने लगती है, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि इसिंग की शादी छोयन से हो गई और ये जो इंसान से उसने पंगा लिया है असल में वो उसके ग्रैंडफादर थे। अब वो पेट में दर्द होने का बहाना बना करके इसिंग को अपने साथ चलने के लिए कहती है। ग्रैंडफादर उस पर गुस्सा करते हुए कह रहे थे कि तुम ऐसी बदमाश लड़की को चूज करोगे, ऐसे सिचुएशन में अपनी वाइफ को छोड़ करके उसे बचाओगे, क्योंकि वो औरत ने ऑलरेडी तुम्हारी वाइफ और मुझे भी बुली किया है। स्टिल इसिंग यहाँ पर बेबी के लिए लिली को वहाँ से लेकर के जाता है। ग्रैंडफादर को कहता है आप छोयन को लेकर के जाइए, बाकी चीज़ें मैं घर आकर के आपको समझाता हूँ। ग्रैंडफादर यहाँ पर छोयन का सपोर्ट कर रहे थे और कह रहे थे कि डोंट वरी बेटा, तुम परेशान मत हो, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। इधर लिली इसिंग से कह रही थी कि क्या वो तुम्हारे ग्रैंडफादर हैं? मुझे नहीं पता था, वो तो मुझे बेवजह ही खरी खोटी सुना रहे थे, मैं दोबारा उनसे नहीं लड़ाई करूँगी। इसिंग को ऐसा लगने लगता है कि क्या लिली सही में वही लड़की है जिसके साथ कि वो इंटीमेट हुआ था। वो छोयन के बारे में पूछती है तो उसे कहता है तुम्हें उसकी फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जल्दी ही उससे डाइवोर्स लेने वाला हूँ और जब मैं तुमसे एक बार शादी करने के लिए हाँ कह दिया हूँ तो मैं तुमसे शादी ज़रूर करूँगा। लिली भी यही चाहती थी, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि छोयन आज नहीं तो कल इसिंग को सच्चाई बता देगी। इधर दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं इसिंग घर जाता है और अपने सेक्रेटरी को लिली के बारे में सब कुछ पता लगाने के लिए कहते हैं। शाम की पार्टी में जीजी के पेरेंट्स जो थे जीजी को रेडी करते हैं और वहाँ पार्टी में भेज रहे थे इसिंग को फंसाने के लिए। इधर इसिंग भी उस पार्टी में जाने वाला था, ग्रैंडफादर ने बुलाया था तो वो अपने सेक्रेटरी को बोलता है जाओ जाकर के छोयन को घर से लेते आओ वरना ग्रैंडफादर मुझे डांट लगाएंगे। उसका सेक्रेटरी छोयन को लेने के लिए जाता है तो छोयन रेडी वेडी होकर के आई थी और वो काफ़ी प्रिटी लग रही थी। उसका सेक्रेटरी तो उसे देखते ही रह जाता है। छोयन वहाँ से निकल करके पार्टी में चली जाती है। यहाँ पर इसिंग आता है, सारी लड़कियाँ उसे देख के पटाने का कोशिश कर रही थी। जीजी की नज़र इसिंग पर पड़ती है तो वो चली जाती है उससे बात करने, लेकिन इसिंग की नज़र यहाँ जीजी के ब्रेसलेट पे पड़ती है तो वो उससे पूछने लगता है कि ये ब्रेसलेट तुम्हारे पास कहाँ से है। शुरुआत में तो जीजी ने झूठ बोला था, बट फिर वो एक और झूठ बोल देती है कि छोयन ने उसे खुद ही ये ब्रेसलेट दिया।
तभी चोयन यहाँ पर आती है, सारे लोगों से देखते रह जाते हैं ये इतनी खूबसूरत लड़की कौन है। वो ईसिंग से मिलने के लिए जा रही थी, गलती से उसके पैर में हाई हील पहनने की वजह से मोच आ जाता है। अब वो ईसिंग का हाथ ही नहीं छोड़ रही थी। सारे ही लोग उन दोनों को इतना क्लोज देखते रह जाते हैं कि आखिरकार इनका क्या रिलेशन है। जीजी को ये देख करके काफ़ी जेलस होने लगा था, लेकिन जीजी के हाथ में ब्रेसलेट देख करके ईसिंग को लगने लगा था कि चोयन ने उससे बिना पूछे ही वो पूरी दुनिया में इकलौता ब्रेसलेट जो कि उसने करोड़ों में खरीदा था वो जीजी को दे दिया था। वो चोयन को खुद से दूर रहने के लिए कह ही रहा था, तब तक वहाँ पर ईसिंग के कुछ दूर के रिलेटिव्स, कुछ बिजनेसमैन आ जाते हैं। अब चोयन यहाँ पर ईसिंग के साथ वहाँ पे लवी डबी कपल की तरह बिहेव कर रही थी। ईसिंग यहाँ पर उन्हें नहीं बताता है। वो लोग यहाँ पर चोयन को गिफ्ट वगैरह दे रहे थे, उन्हें ईसिंग और चोयन की शादी के बारे में नहीं पता था। चोयन यहाँ पर उनके साथ काफ़ी अच्छे तरीके से बिहेवियर करती है। ग्रैंडफादर को पता चलता है कि चोयन और ईसिंग दोनों पार्टी में साथ में है, तो वह काफ़ी खुश हो जाते हैं और सोच रहे थे कि लगता है उनका प्लान काम कर रहा है। अब सारे लोगों से मिलने के बाद ईसिंग चोयन को घर जाने के लिए कहता है, तो चोयन कहती है कि उसके पैर में मोच आ गया है, उसके पास फ़ोन नहीं है कि वो उसके सेक्रेटरी को कॉल करे और यहाँ से जा सके। तो ईसिंग उसे क्यों नहीं हेल्प करता है। ईसिंग को ऐसा लग रहा था कि चोयन ये सब कुछ दुनिया के सामने ये दिखाने के लिए कर रही है कि उसके और ईसिंग के रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे हैं और वो रियल में उसकी वाइफ है। फिर वो चोयन को गोद में उठा के वहाँ से लेकर के जाता है और सबको इस बात का कन्फर्मेशन हो जाता है कि असल में ईसिंग चोयन से बहुत प्यार करता है। लेकिन घर जाते ही उस आधी रात को वो चोयन को घर से निकल जाने के लिए कहता है कि चोरों का यहाँ पर कोई जगह नहीं है। चोयन कहती है, मैंने क्या चोरी किया है, कम से कम ये बता तो दो, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं है कि मैंने क्या चुराया है और भला मैं तुम्हारे घर से क्या ही चोरी करने की हिम्मत कर सकती हूँ। ईसिंग यहाँ पर चोयन को ना तो बताता है और ना ही उससे कुछ भी क्लैरिफिकेशन मांगता है। जीजी का बातों को ट्रस्ट करके वो आधी रात को उसे घर से निकाल देता है। हालांकि उसका सेक्रेटरी कह रहा था कि अगर उसे घर से बाहर निकालना है तो वो उसे दिन में भेजे, क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी है और चोयन कहाँ जाएगी। चोयन बेचारी रो तो रही थी ये सोचते हुए कि शायद अगर उसका अपना घर होता तो उसे कोई अपने घर से ऐसे नहीं निकाल पाता। वो कॉलेज के डॉर्मेट्री में चली जाती है, जहाँ पर कि उसके रूममेट्स उसी के बारे में बुराई कर रही थी, क्योंकि वो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में काम करती है और रोज़ यहाँ पर लोगों की डेड बॉडी के साथ वो काम किया करती थी। स्टिल चोयन यहाँ पर उनकी बातों को इग्नोर करती है और उनके साथ रहने के लिए चली जाती है, क्योंकि फ़िलहाल के हिसाब से उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। ईसिंग ने भी उसे घर से निकाल दिया था और अपने असली पेरेंट्स के पास तो वो जा नहीं सकती थी। इसी वजह से अगले कुछ दिनों के लिए वो यहीं डॉर्मेट्री में रहने का डिसाइड करती है। अगले दिन जैसे ही चोयन कॉलेज आती है, अपने सीनियर से वो बात कर रही थी, तभी ईसिंग वहाँ पर आता है और वो गलती से टकरा जाती है। चोयन यहाँ पर उसे अवॉइड कर रही थी ताकि इसे ये ना पता चले कि असल में मैं ही उसकी वाइफ हूँ। ईसिंग यहाँ पर चोयन को पढ़ाई में हेल्प करना चाह रहा था, लेकिन चोयन उसे पैसे लेने से मना कर देती है। वो सोचता है कि ये आखिरकार इतनी अकड़ू क्यों है। तभी चोयन का सीनियर वहाँ पर आ जाता है और वो वहाँ से उससे बात करते हुए जाने लगती है। ईसिंग को लगता है ओह इसका बॉयफ्रेंड है, इसी वजह से ये मुझसे पैसे लेने से मना कर रही है। तभी वहाँ पर उसे लिली का कॉल आता है और उसे अपने साथ लंच करने के लिए बुलाती है। ईसिंग उसके साथ लंच करने के लिए जाता है। उसे वहाँ का कोई भी खाना जल्दी पसंद नहीं आ रहा था। थोड़ा बहुत उसे यहाँ पे एक डिश पसंद आता है जो कि चोयन ने बनाया था। अब वो उस शेफ से मिलना चाहता था और चोयन नहीं जाना चाहती थी, लेकिन फिर भी मैनेजर ज़बरदस्ती उसे उस अमीर कस्टमर से मिलाने के लिए लेकर के जाता है, जहाँ पर कि ईसिंग चोयन को देख के पहचान जाता है, अरे ये तो वही उसकी कॉलेज गोल वाली लड़कियाँ हैं। चोयन को वो कहता है तुम अपनी स्टडीज़ पर फोकस करो, अभी पढ़ने का वक्त है, अगर तुम अपना पार्ट टाइम जॉब करोगी तो स्टडी कब करोगी। चोयन उस पर बहुत ही गुस्सा कर रही थी कि उसकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर क्यों कर रहा है, और फिर लास्ट में उसे बात मान जाती है कि ठीक है वो स्टडी पर फोकस करेगी। अब यहाँ पर लिली को ये लगने लगता है कि इसका नाम भी चोयन ही है, कहीं इसकी वही वो दोस्त तो नहीं है। अब उसे इस बात का डर लग रहा था कि अगर ईसिंग को इस बात की सच्चाई पता चल गई तो जल्दी ही इस बात का पोल भी खुल जाएगा। वो कैसे न कैसे करके यहाँ पर चोयन को ईसिंग की लाइफ से पूरी तरीके से निकाल देना चाह रही थी। वो वापस से शादी के बाद निकालती है तो ईसिंग उससे कहता है मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना कि मैं तुमसे शादी करूँगा, लेकिन फ़िलहाल अभी नहीं, अभी मेरे लाइफ में अलग ही सिचुएशन चल रही है।
यहाँ पर उसे ग्रैंडफादर का कॉल आता है। उनके एक रिलेटिव की डेथ हो गई थी, जो कि ईसिंग के ग्रैंडफादर के अच्छे दोस्त हुआ करते थे। ईसिंग को वहाँ पर जाने के लिए बोला जाता है और वहाँ पर छुएन को भी वर्क मिला था उन्हें लास्ट टाइम रेडी करने के लिए। उनके सीनियर ने उसे यही काम दिलाया था। छुएन उसे रेडी करने के लिए जाती, उसे नहीं पता था कि यहाँ पर ईसिंग भी आने वाला है। ईसिंग यहाँ पर अपना सारा प्रेयर वगैरह करके लौट रहा था। तभी हम लोग देखते हैं कि छुएन जो है वो आकर के उसके पोते को बताने लगती है कि असल में उसके ग्रैंडफादर को मारा गया है, उनका नॉर्मल डेथ नहीं हुआ था। मैं एक पोस्टमार्टम भी करती हूँ, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से भी मैं बिलोंग करती हूँ, तो मैं इन चीज़ों को देख करके बता सकती हूँ कि असल में उनके साथ क्या हुआ था। अब उनके रिलेटिव ये सुन कर के डर जाते हैं, क्योंकि उन लोगों ने सच में ग्रैंडफादर को पॉइज़न दिया था और उन्हें नहीं चाहिए था कि उनका पोल यहाँ पर खुले। सारे यहाँ पर शोइन के ख़िलाफ़ होने लगते हैं और कहते हैं कि ये झूठ बोल रही है, ये बस एक कॉलेज स्टूडेंट, इसे क्या ही पता होगा। ईसिंग जब यहाँ पर उसे देखता है तो वो उसे पहचान जाता है और वो यहाँ पर शोइन को प्रोटेक्ट करने का डिसाइड करता है। वो यहाँ पर उन्हें कहता है कि मुझे छुएन के टैलेंट पर पूरा भरोसा है। अब ये बात सुन कर के जो उसका पोता था वो भी यहाँ पर उसकी बातों का ट्रस्ट कर लेता है और उसे कहता है ठीक है, मैं इस बात को ज़रूर ही इन्वेस्टिगेट करूँगा, इस तरीके से मैं इन चीज़ों को जाने नहीं दूँगा। अब उनके रिलेटिव काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और भी इससे बात है, अगर यहाँ पर उनकी पोल खुली तो भाई साहब जेल जाना तो तय ही है। वो यहाँ पर छुएन को पैसे वैसे ज़्यादा ऑफ़र करने लगता है, लेकिन वो मना करती है और कहती है कि नहीं, पैसे देने की ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा, मैं तो बस अपना काम ही तो कर रही थी। आफ्टर दैट जो ईसिंग था वो छुएन को कहता है कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे कॉलेज तक छोड़ देता हूँ। छुएन और उसके सीनियर दोनों ही यहाँ पर चले जाते हैं उसके साथ में। और जब वो दोनों आपस में बात कर रहे थे तब ईसिंग को पता चलता, ओ इट मीन्स कि ये उसका बॉयफ्रेंड नहीं है, ये इसका सीनियर है। मन ही मन इस चीज़ को लेकर के वो काफ़ी खुश हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि उसका सीनियर जो था वो बीच रास्ते ही उतर जाता है। ईसिंग यहाँ पर छुएन को उसके कॉलेज छोड़ता है। उसके जाने से पहले वो यहाँ पर उससे उसका नाम पूछता है। छुएन यहाँ पर उसे अपना गलत नाम जानबूझ करके बता देती है, क्योंकि वो चाहती ही नहीं थी कि असल में उसका यहाँ पर किसी हालत में पोल खुले। फिर उसे अफसोस होने लगता है कि वो उससे बार बार झूठ पर झूठ बोल रही है। कल को ईसिंग को पता चलेगा तो वो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा उससे गुस्सा करेगा। छुएन अपने रूम में जाती है तो उसे यहाँ पर थोड़ी वोमिटिंग सी फील होती है। उसे लग रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बेबी अभी भी अलाइव है। वो अपनी ग्रैंड मदर से अगले दिन मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती है तो वहाँ उसकी ग्रैंड मदर तो नहीं थी, उसकी एडॉप्टिव मदर यहाँ पर आई हुई थी। वो छुएन को पकड़ के लेके जाना चाह रही थी, क्योंकि एक तो उसने पैसे देना बंद कर दिया और दूसरा कि वो उस इंसान को सेल करना चाहती थी जिससे उससे अच्छे खासे पैसे मिल सकें। छुएन वहाँ से नहीं जाना चाह रही थी, उसके ग्रैंड मदर को भी ये लोग ले करके गए हुए थे। तभी ईसिंग का फ्रेंड वो डॉक्टर आ जाता है छुएन को प्रोटेक्ट करने के लिए। उसकी माँ को फ़िलहाल डांट वाट लगाता है, तो फ़िलहाल के लिए तो वो वहाँ से जो है चली जाती है। इस पॉइंट पर हम लोग देखते हैं कि छुएन काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। उसका डॉक्टर फ्रेंड उसका सिचुएशन समझता है, उसे काम डाउन होने के लिए कहता है और कहता है डोंट वरी, मैं तुम्हारी ग्रैंड मदर के बारे में पता लगा कि तुम्हें ज़रूर बताता हूँ। थोड़ी देर बाद वो छुएन को बताता है तुम्हारी ग्रैंड मदर को ज़बरदस्ती तुम्हारी फैमिली यहाँ से लेके गई है, लेकिन कहाँ गई है बस ये नहीं पता लगा पा रहा हूँ मैं। तो मुझे कुछ वक्त दो, मैं ज़रूर ही तुम्हें बता दूँगा। ये मेरा कार्ड है, इसे रख लो, इस पर मेरा पर्सनल नंबर दिया हुआ है, तो मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकती हूँ। इधर उसकी अडॉप्टिव मदर अपने हस्बैंड के पास जाती है और कहती है कि छुएन को लगता है कि कोई अमीर बंदा शहर में हाथ लग गया है, कुछ ज़्यादा ही उड़ रही है, हमें इसे पकड़ के लाना होगा, तभी तो हम इसे सेल करके इसका फ़ायदा उठा पाएंगे। उसके फादर का भी यही कहना था कि हमें इस लड़की को जल्द से जल्द सबक सिखाना होगा। वो लोग यहाँ पर लिली को कॉल करते हैं, क्योंकि लिली ने ही इसके पेरेंट को बताया था कि छुएन किधर है, और अब उसे गुस्सा आने लगता है ये जान करके कि उसके पेरेंट यहाँ पर छुएन को नहीं लेके जा पाए। उसकी इनसिक्योरिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है, ये सोचते हुए कि कहीं यहाँ पर जो है इस तरीके से वो उससे ईसिंग को छीन ना ले।
अगले दिन छोयन अपने दूसरे काम पर जाने के बारे में सोच रही थी। उसे मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे जॉब्स मिलते रहते थे। उसे अपनी ग्रैंड मदर की भी काफ़ी फ़िक्र हो रही थी। एट देन वो अपने पेरेंट को कॉल करती है। वो कहती है कि हमें इतने पैसे चाहिए, अगर हमें इतने पैसे नहीं मिले तो फिर हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वो जो है अपने रियल पेरेंट्स को कॉल करती है, लेकिन उसके जो रियल पेरेंट्स थे वो भी उसको सपोर्ट करने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं, वो लोग ये सब कुछ अब कोई हेल्प नहीं करने वाले हैं। छोयन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है और सोचने लगती है उसकी लाइफ इतनी बुरी क्यों है, कोई उसके सपोर्ट में क्यों नहीं है। वो यहाँ पर उसे कॉल नहीं करने वाली थी। एक बार को तो सोचती भी है कि वो यहाँ पर ईसेंग को कॉल करती है, लेकिन फिर सोचती है कि नहीं, वो ईसेंग को कॉल नहीं करेगी। आफ्टर दैट हम लोग देखते हैं कि ईसेंग को ग्रैंडफादर का कॉल आता है और वो से कहते हैं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम एक काम करो, तुम यहाँ पर जो है छोयन को लेकर के हमसे मिलने के लिए आ जाओ। अब छोयन का तो इन 3-4 दिनों में कोई अता पता था नहीं। ईसेंग जा कर के भी ग्रैंडफादर को ये बात नहीं बता सकता था, तो वो खुद ही छोयन को ढूंढने का डिसाइड करता है। पहले तो वो अपने सेक्रेटरी को छोयन को कॉल करने के लिए कहता है। इस पॉइंट पर जब छोयन उसके सेक्रेटरी का फ़ोन नहीं उठाती है तो फिर वो उसे पर्सनली ढूंढने जाने का डिसाइड करता है। और उसके अपने अपार्टमेंट में वो थी नहीं, वहाँ पर वो उसकी फैमिली के घर पहुँच जाता है, जहाँ पर कि उसकी फैमिली यहाँ पर शुरुआत में तो ईसेंग को देख करके काफ़ी खुश हो रही थी, लेकिन फिर जब उसे पता चलता है कि वो लोग यहाँ पर छोयन को ढूंढने के लिए आए थे तो वो कह देते हैं कि छोयन तो यहाँ पर आई ही नहीं थी। आफ्टर दैट हम लोग देखते हैं कि उसकी नज़र जिजी के हाथ पर पड़ती है। वो बहुत ही ज़्यादा भड़क रहा था और बोल रहा था, मुझे सच सच बताओ, मैं सीसीटीवी फुटेज ढूंढ रहा हूँ, अगर तुमने ये ब्रेसलेट खुद लिया है तो मुझे बताओ। अब वो झूठ सच बोल देती है डर के मारे कि हाँ, उसने ये ब्रेसलेट चोरी किया था, छोयन ने उसे नहीं दिया। ईसेंग को बुरा लगने लगता है कि उसने यहाँ पर छोयन को गलत समझा। वो यहाँ पर पुलिस को बुला लेता है। अब वो नहीं छोड़ने वाला था इन्हें। उसके फादर यहाँ पर काफ़ी रिक्वेस्ट करते हैं, स्टिल यहाँ पर वो उसका बात नहीं सुनने वाला था। वो पुलिस के हवाले तो कर ही देता है। आफ्टर दैट वो छोयन को ढूंढने के लिए कॉलेज जाता है। कॉलेज आने के बाद उसे पता चलता है कि वो कुछ दिनों से तो कॉलेज आई ही नहीं है। अब उसे उसकी फ़िक्र बढ़ जाती है, आखिरकार वो गई तो गई कहाँ है, कॉलेज आई नहीं, घर पर है नहीं। डॉर्म, उसके डॉर्म में भी उसके दोस्तों से, उसके रूममेट से पूछने का कोशिश करता है तो उनके लोगों का भी यही कहना था कि नहीं, 2-3 दिनों से तो छोयन आई ही नहीं है। हाँ, 3-4 दिन पहले ज़रूर आई थी, 1-2 दिनों के लिए रही और फिर उसके बाद आना बंद कर दिया उसने। ईसेंग को लगने लगता है कि मैंने जिसे घर से निकाला था तो इसके बाद वो कॉलेज ही आ गई होगी। अब मैं क्या करूं यहाँ पर, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था। वो उसे ढूंढने में लग जाता है। इधर दूसरी तरफ छोयन जो है शायद वहाँ से निकलने का कोशिश कर रही थी, लेकिन ईसेंग उसे पकड़ लेता है। अब जब यहाँ पर वो उसे पकड़ता है तब उसे एक और सच्चाई का पता चलता है कि असल में छोयन ही उसकी वाइफ है। वो फ़िलहाल तो उस पर गुस्सा नहीं करता है, लेकिन हाँ, यहाँ पर उसे कहता है चलो हम शॉपिंग पर जा रहे हैं। छोयन को समझ नहीं आता है कि हम शॉपिंग पर भला क्यों ही जा रहे हैं। वो उसके पीछे पीछे जाती है, तब जा कर के रेडी वेडी होकर के वो बाहर आती है। ईसेंग यहाँ पर उसका हेयर मेकअप सब कुछ कराता है और वो काफ़ी प्रिटी लगने लगी थी। आफ्टर दैट वो उसे कहता है कि चलो यहाँ से, असल में जो ग्रैंडफादर हैं वो तुमसे मिलना चाहते हैं और वो यहाँ पर चाहते हैं कि तुम यहाँ पर उनके साथ डिनर वगैरह करो, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। छोयन जाकर के ग्रैंडफादर से मिलती है। ग्रैंडफादर को बिल्कुल भी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि असल में वो जो है उन दोनों के बीच कोई वैसा मतलब रिश्ता विस्ता नहीं है और वो तो उनके साथ नॉर्मल ही बिहेव कर रहे थे। छोयन से बात करके उन्हें काफ़ी अच्छा लगता है और वो खुश होकर के यहाँ पर उसके साथ बिहेवियर कर रहे थे। ईसेंग जो था वो उन्हें इतना ज़्यादा खुश देख करके काफ़ी खुश हो रहा था और ये सोच रहा था छोयन जैसी भी है, कम से कम ग्रैंडफादर उसके साथ खुश रहते हैं। यहाँ पर ग्रैंडफादर को नहीं पता था कि उसने कुछ दिनों पहले यहाँ पर छोयन को घर से ही निकाल दिया था। उसकी आंटी और उसकी कज़न भी आई हुई थी। वो लोग छोयन का इंसल्ट कर रहे थे
कि वो उसके बिल्कुल लायक नहीं है, लेकिन ईसेंग यहाँ पर उसको सपोर्ट करता है और उनके रिलेटिव को काफ़ी डांट लगाता है और उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहता है कि अगर घर में रह के मेरी बीवी को तुम लोग रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हो तो तुम लोगों की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि चोयन को लगता है कि ये मेरे लिए अपने रिलेटिव के खिलाफ जा रहा है, मेरा तो इससे वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, आज नहीं तो कल ये चीज़ें तो ख़त्म होने ही वाली है। ग्रैंडफादर यहाँ पर चोयन को कहते हैं कि डोंट वरी बेटा, तुम हमेशा ही मेरे घर की बहू रहोगे, तुम्हारे अलावा मैं यहाँ पर घर की बहू किसी और को नहीं मानने वाला हूँ। वो आज रात उन दोनों को वहीं रुकने के लिए कहते हैं ताकि वो दोनों साथ में टाइम स्पेंड कर सकें। ईसन को पता था ग्रैंडफादर कुछ तो प्लान कर रहे हैं, लेकिन वो क्या प्लान कर रहे हैं उसे इस बात का कोई आइडिया नहीं था। रात में रुकने की वजह से उन दोनों को एक ही कमरे में रुकना पड़ता है। से सच्चाई पूछता है कि आखिरकार उसने उससे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई और वो क्या क्या उससे छुपा रही है। छोयन उसे बताती है कि वो उससे चीज़ें छुपाना नहीं चाहती थी, असल में उसके अडॉप्टिव पेरेंट ने उसके ग्रैंडमदर को हॉस्पिटल से छुपा लिया है और उन्हीं के ट्रीटमेंट के लिए उसे पैसे चाहिए था, इसी वजह से वो और जॉब्स भी किया करती थी और वो ईसेंग से दूर ही रह रही थी। वो उसकी पूरी कहानी सुनता है, तब जा कर के उसे चोयन के लिए और ज़्यादा बुरा लगने लगता है कि ये बेचारी अकेले इतनी सारी चीज़ें झेल रही हैं और वो उसका हेल्प करने के बजाय उस पर शक कर रहा था, उसे डांट रहा था। वो फ़िलहाल चोयन को रेस्ट करने के लिए बोलता है, कहता है कि डोंट वरी, मैं तुम्हारी ग्रैंडमदर को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूँगा। अब कमरे का दरवाज़ा बंद था, वो लोग तो आज बाहर जा नहीं सकते थे, तो वो चोयन को आराम करने के लिए बोलता है और चेयर पर बैठ करके काम करने लगता है। चोयन जब यहाँ पर सो जाती है तभी सिंह प्यार से उसे देख रहा था कि सच में काफ़ी क्यूट है। अगली मॉर्निंग ईसेंग कहता है कि दरवाज़ा खुल चुका है, वो चाहे तो बाहर जा सकती है। उसे कॉलेज के लिए निकलना था। रेडी वेडी होकर के वो ब्रेकफास्ट टेबल पर पहुंचती है। ग्रैंडफादर ईसेंग को कहते हैं कि चोयन को कॉलेज यहाँ से दूर है और वो चोयन को कॉलेज छोड़ दे। ईसेंग एक बार में मान जाता है, कहीं ना कहीं वो भी अब चोयन के साथ वक्त बिताना चाह रहा था। चोयन उसे कहती है वो सच में ग्रैंडमदर को ढूंढने में उसकी मदद करेगा ना। ईसेंग कहता हाँ, मैं अपनी बात से कभी नहीं मुकरता हूँ। फिर वो उसे अपने घर लेकर के जाता है जहाँ पर कि लंच टाइम में उसे भूख लगी थी। चोयन यहाँ पर लंच बना ही रही थी कि ईसेंग को ऑफिस से कॉल आने लगता है। वो साइड में जाकर बात करने लगता है। असल में ये उसी बंदे का कॉल था जिसके कि ग्रैंडफादर को चोयन ने कहा था कि उन्हें पॉइजन दे करके मारा गया था और ये बात बिल्कुल सही निकलता है। लेकिन जब तक चोयन वहाँ पर लौट करके ईसेंग चोयन को बताता, चोयन वहाँ से जा चुकी थी। असल में उसके सीनियर ने उसे कॉल कर दिया था, उसे एक और जॉब मिल गया था और वो बिना बताए ही वहाँ से निकल जाती है। उसका सीनियर यहाँ पर चोयन को शहर से दूर एक गांव में लेकर के जाता है जहाँ पर कि उसे चोयन को एक छोटी लड़की को रेडी करने के लिए बोला गया था। उस बेचारी की सडन डेथ हो गई थी, लेकिन चोयन जब उसे चेक करती है तो उसे डाउट होता है किसके साथ फोर्सफुली इंटीमेट हुआ गया है। वो ये बात उसके घर वालों को बताती है। उसकी मॉम ही उसकी अपनी थी, ये सुन करके वो चौंक ही जाती है, लेकिन बदनामी के डर से वो यहाँ पर ये बातें अब बाहर नहीं आने देना चाहती थी। जो कुछ हुआ हुआ वो सोच करके वो इस बात को दबाने का कोशिश करती है, लेकिन ये चीज़ चोयन के वसूलों के खिलाफ था। उस लड़की को कभी इंसाफ नहीं मिलेगा। वो अपने मेंटर से, टीचर से ये बातें शेयर कर दी है। टीचर यहाँ पर उसे समझाते हैं कि जब उसके घर वाले ही ऐसा नहीं चाहते हैं तो वो ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। इधर दूसरी तरफ ईसेंग बार बार चोयन को कॉल कर रहा था। चोयन का फ़ोन उसके सीनियर के पास था। वो फ़ोन उठाता है तो ईसेंग बहुत ही ज़्यादा जेलस होने लगता है और तुरंत ही पता करता है कि चोयन किधर है और वो उसे मिलने के लिए, उसे रिसीव करने के लिए वहाँ पहुँच जाता है। जहाँ मेंटर यहाँ पर चोयन को समझा रहा था कि उसे दोस्तों के पर्सनल लाइफ में ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए, तभी ईसेंग वहाँ पर आ जाता है। उसे देख करके खुद चोयन भी चौंक जाती है कि ईसेंग यहाँ पर क्या कर रहा है। उसने तो उसे बताया भी नहीं कि वो आने वाला है और ना ही उसने उसे बताया था कि वो कहाँ गई है। इस पॉइंट पर उसका सीनियर पूछने लगता है आखिरकार ये कौन है, तो चोयन बोल देती है कि उसका बॉस है। वो यहाँ पर चोयन को कहता है कि तुम्हें यहाँ पर आना था तो क्या तुमने मुझे ये बात बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। इस बात पर चोयन उसे कहती है कि असल में उसे अर्जेंटली निकलना पड़ा था और यहाँ का सिचुएशन थोड़ा वर्स्ट है, इसी वजह से वो उसे इन्फॉर्म करना भूल गई।
रात में छोयन को नींद नहीं आ रहा था तो वो ईसिंग से बात करने के लिए जाती है। वो कहती है कि वो बैकआउट नहीं कर सकती है, उस लड़की के साथ गलत हुआ है और अगर उसने उसके मॉम को कन्विंस नहीं किया पुलिस केस करने के लिए तो उस लड़की को कभी इंसाफ नहीं मिलेगा। ईसिंग छोयन की बातों से समझ रहा होता है कि वो लड़की काफ़ी अच्छी है और हो सकता है कि वो छोयन को गलत समझ रहा है। वो छोयन की सपोर्ट में था। यहाँ पर दोनों आपस में बात कर रहे थे और सडनली उन दोनों के बीच किस हो जाता है, जिस वजह से छोयन भी काफ़ी ऑकवर्ड हो जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। लेकिन ईसिंग सोच रहा था कि छोयन के साथ उसकी एक करीबियत उसे एक अलग ही फेमिलियरिटी दे रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि इससे पहले भी हो चुका है। अगले दिन वो अपने मेंटर को कहती है कि नहीं, वो उस लड़की की माँ से वापस बात करने के लिए जाएगी। वो जाती है उस वुमन से बात करने के लिए, उसे कन्विंस करने के लिए कि नहीं, हमें पुलिस कंप्लेन करना चाहिए। अगर आपकी बेटी के साथ गलत हुआ है तो उस क्रिमिनल को और फ़ायदा हो जाएगा कि इतना कुछ करने के बाद भी पुलिस उसे पकड़ के नहीं लेकर के जा रही है। इधर दूसरी तरफ ईसिंग को पता चलता है कि छोयन अकेले ही उसके पेरेंट्स से बात करने के लिए चली गई है। छोयन जब घर में अकेली थी तब उस लड़की के स्टेप फादर यहाँ पर आते हैं। असल में वही कल्प्रिट था और उसी ने अपनी स्टेप डॉटर के साथ वो बदतमीजी वाली हरकत की थी जिसमें उसकी जान चली गई थी। अब उससे समझ में आ गया था कि छोयन जो है उसके क्राइम को समझ चुकी है और वो उसे जेल भी भेज सकती है। इसी वजह से वो उसे भी रास्ते से हटाने के प्लान में था। लेकिन यहाँ पर तब तक थैंकफुली वो वहाँ पर पहुँच जाता है और उसे सेव कर लेता है। जब उसकी बीवी को पता चलता है कि उसका खुद का पति ही क्रिमिनल है तो वो अब उसे नहीं छोड़ने वाली थी। इन चक्करों में छोयन को काफ़ी ब्लीडिंग होने लगता है। ईसिंग जल्दी जल्दी उसे हॉस्पिटल लेकर के जाता है जहाँ पर कि उसे ऐसा लग रहा था कि कहीं छोयन को कुछ हो ना जाए। डॉक्टर यहाँ पर उसका ट्रीटमेंट करके कुछ देर में बताते हैं कि छोयन प्रेग्नेंट है और उन्होंने जैसे तैसे करके छोयन और बेबी दोनों को बचाया है। लेकिन अगर ऐसा दोबारा हुआ तो वो लोग उस बच्चे को नहीं बचा पाएंगे। ये जानते ही इसे चौंक जाता है कि वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है, उनके बीच तो कभी कुछ हुआ नहीं। सेक्रेटरी आकर के बताता है कि उस रात क्लब में वो लिली के साथ नहीं बल्कि छोयन के साथ था। वो इतने दिनों से इसी बात को इन्वेस्टिगेट कर रहा था और फाइनली कुछ फ़ोटोज़ और वीडियो उससे मिले हैं जिससे कि पता चलता है कि लिली ने छोयन की आइडेंटिटी लेने का कोशिश किया है, उसने सबसे झूठ बोला है। बहुत भड़क जाता है और लिली को तुरंत ही यहाँ लेके आने को कहता है। ईसिंग समझ जाता है किसी वजह से छोयन को उसने कहना था कि तुम मुझे ऐसे कैसे छोड़ सकते हो, तुमने कहा था कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे। यहाँ पर लिली उसे झूठ बोलते रही, उसे उल्लू बनाने का कोशिश करती रही और अब वो लिली को छोड़ेगी नहीं। डॉक्टर यहाँ पर छोयन का केयर कर रहे थे क्योंकि अभी वो कोमा से बाहर नहीं आई थी। लिली को यहाँ पकड़ के लेके आया जाता है। ईसिंग उसके मुंह पे प्रेगनेंसी रिपोर्ट फेंकते हुए कहता है, कब तक ये तुम झूठ बोलने वाली हो। लिली समझ जाती है कि उसका झूठ पकड़ा गया है तो वो उसे कहने लगती है कि असल में वो ईसिंग से बहुत प्यार करती थी, इसी वजह से उसने ये सब कुछ किया। वो उसे जाने दे, वो दोबारा ऐसा नहीं करेगी। लिली को कोई फ़ायदा नहीं था ये सारी चीज़ें करने का। ईसिंग उसे कहता है, तुम जेल जाओगी, तुमने जो कुछ भी क्राइम किया है उस वजह से मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ, चाहे जो भी हो जाए, और तुम जितने भी पैसे मुझसे ली हो वो सारे पैसे तो मैं तुमसे लेकर के रहूँगा। फाइनली लिली को यहाँ पर जेल लेकर के जाया जाता है। लिली के जेल जाने के बाद अब बारी थी छोयन के अडॉप्टिव पेरेंट की, जिन लोगों ने उसे बहुत परेशान किया था। इसी वहाँ पर अपने सेक्रेटरी को भेजता है और उसकी मॉम लोगों को भी यहाँ पर जेल भिजवा देता है क्योंकि वो लोग यहाँ पर लिली से मिल कर के ही ये सब किए थे, तो उनका भी जेल जाना तय था। आफ्टर दैट वो हॉस्पिटल में छोयन का ख्याल रखने के लिए चले जाता है जहाँ पर कि डॉक्टर बताए थे कि छोयन का पहले भी एक बार एबॉर्शन होते होते बचा था। ईसिंग को याद आता है कि उसका कार्ड ईसिंग की कार से टकराया था और उस टाइम उसे ऐसा लग रहा था कि छोयन उसे पैसे हटने का कोशिश कर रही है, बल्कि सच्चाई तो ये था कि छोयन का सच में बेबी अबॉर्ट होने वाला था। उसे इस बात का एहसास होता है कि वो यहाँ पर अपने ही बच्चे को अपने हाथों मारने वाला था। वो छोयन को बस प्रे कर रहा था कि उसे जल्दी ही होश में आ जाए। कुछ देर बाद यहाँ पर छोयन को होश आता है। वो ईसिंग को यहाँ देख के कह रही थी, थैंक गॉड मैं बच गई। ईसिंग उसे कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता चल गया है कि उस रात वाली लड़की तुम हो और असल में तुम मेरे बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट हो। छोयन उसे कहती है, तो तुम्हें ये बेबी अबॉर्ट नहीं कराना ना। ईसिंग कहता है कि चांस ही नहीं बनता है, ये हमारा पहला बेबी है और तुम मेरी वाइफ हो, भला मैं ये बेबी क्यों ही अबॉर्ट कराने जाऊँ।
वो उसे सारी बातें बताता है कि उसने लिली और उसके अडॉप्टिव पेरेंट को जेल भेज दिया है। ग्रैंडफादर यहाँ पर छोयन से मिलने के लिए आते हैं, उन्हें भी सारी बातों की सच्चाई पता चलती है तो वो बहुत ही खुश हो जाते हैं और छोयन को अपना एक्स्ट्रा केयर करने के लिए कहते हैं क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। वो इसिंग को डांट लगाते हैं कि दोबारा छोयन मुसीबत में नहीं आनी चाहिए। फाइनली ग्रैंडफादर के जाने के बाद इसिंग यहाँ पर छोयन को किस कर लेता है। अब वो उसे अपनी रियल वाइफ मानने लगा था। छोयन के लिए सब कुछ बिल्कुल सपने की तरह था। इतना अच्छा बंदा उसका हस्बैंड यहाँ पर बना हुआ है। वो लोग वहाँ से बाहर टहलने के लिए निकलते हैं, तभी एक कपल वहाँ से गुजर रहे थे। वो लोग छोयन को देख करके कहने लगते हैं कि तुम तो मेरी बेटी हो जो कि बचपन में खो गई थी। अब इस बात का ऑब्वियसली इसिंग को भी नहीं ट्रस्ट होने वाला था, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर उसके असली पेरेंट तो जीजी के पेरेंट है, तो फिर ये असली पेरेंट वाला कैसे हो सकते हैं। वो लोग यहाँ पर अब डीएनए टेस्ट कराना चाहते थे ताकि सच्चाई का पता चल सके कि आखिरकार इसके असली पेरेंट हैं कौन। डीएनए टेस्ट का रिपोर्ट थोड़ी ही देर में आ जाता है और सच्चाई सामने आ जाती है कि असल में जीजी की फैमिली ने छोयन को अडॉप्ट किया था सिर्फ अपना फ़ायदा निकालने के लिए। वो लोग उसकी असली फैमिली नहीं थी बल्कि छोयन की तो ये असली फैमिली है। छोयन बहुत खुश हो जाती है कि फाइनली अब उसके सही में असली पेरेंट है। कहानी के एंड में इसिंग छोयन को शादी के लिए प्रपोज करता है। वो उसे हाँ कह देती है और हमारी कहानी यहीं पर एंड कर दी जाती है। अगर आपको ये कहानी का सीज़न 2 भी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।